आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। आज बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को 2022 का यूपी चुनाव जीतने की जल्दी है। वो चाहते हैं कि 2022 में यूपी का चुनाव अपने बलबूते पर जीता जाए और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह यूपी के अंदर में जो एससी वर्ग के जो वोट है वो उन्हें मिलने चाहिए और इसलिए उन्होंने एक ट्वीट किया है। लेकिन उनके एक ट्वीट से जो है देश के तमाम लोगों में चिंता है, नाराज़गी है, गुस्सा है और उनका जो अपरिपक्व रवैया है उस पर भी लोगों ने काफ़ी टिप्पणी भी की है। वो ट्वीट क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में वो संविधान खतरे में है जिससे माननीय बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। #दलित दिवाली। अब ये जो ट्वीट अखिलेश यादव ने लिखा है, इस ट्वीट में उनकी जातीय मानसिकता, जातीय संकीर्णता स्पष्ट रूप से नजर आती है। अखिलेश यादव जैसे नेता जिन्हें विरासत है समाजवादियों की, जो कहते हैं कि वो लोहिया के समर्थक हैं, लोहिया के विचारों को मानते हैं, जयप्रकाश नारायण के विचारों को मानते हैं, वो कहते हैं कि उनकी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानती है। इन दिनों वो जितने भी बहुजन आइकॉन्स हुए हैं उनकी जयंती अपने ऑफिस में मनाते हैं। जब अखिलेश यादव यूपी की सत्ता से बेदखल हुए थे, बाहर हुए थे, तब जो अभी वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने गंगा जल से उनका जो सीएम का आवास था उसे धोया था और उसके बाद अखिलेश को यह समझ में आया था कि वो भी शूद्र हैं, जाति व्यवस्था के अंतर्गत उनकी जाति शूद्र में आती है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है ये पूरी तरह से उनके वैचारिक अधपतन का एक नमूना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के लिए जो किया वो शायद अखिलेश यादव जानते नहीं होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, इसके बारे में हम सब जानते हैं। संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को एक वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया, ये भी हम सब जानते हैं। संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश की महिलाएं जो गुलाम थी इस व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की, जिन्हें कोई अधिकार नहीं थे, उन्हें अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, तलाक का अधिकार दिया, न जाने कितने अधिकार दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कई ऐसे कार्य हैं जिसके बारे में अगर लिस्ट की जाए तो अनगिनत ऐसे कार्य हैं, लेकिन कुछ कार्यों के बारे में मैं जिक्र जरूर करूंगा। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव जो कहते हैं कि वो लोहिया के विचारों को मानते हैं, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया में एक अच्छी मित्रता थी। दोनों के बीच में काफ़ी संवाद भी हुआ था और दोनों की धारणा भी बनी थी कि हम इस देश का सशक्त एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और इस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से देश के बहुजनों को सत्ता की राह दिखाएंगे। एक उनके बीच में जो संवाद हुआ था, इस संवाद को मैं आपको समझाता हूँ। लोहिया लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 10 दिसंबर 1955 को राम मनोहर लोहिया जी ने खत लिखा था और लोहिया लिखते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी नई पत्रिका मैनकाइंड के लिए एक लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया, जिससे वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जाति की समस्या को पूरी तरह से दिखाना चाहते थे। लोहिया ने मध्य प्रदेश में सांसदीय अभियान में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो भाषण दिए उनका उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ तक कि इस लेख में लिखा है, लोहिया डॉक्टर अंबेडकर के विचार को समझ गए थे, उनका जो राष्ट्र निर्माण का में उनका योगदान है उसको भी समझ गए थे। वो लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर केवल देश के अनुसूचित जाति के नेता नहीं बल्कि भारतीय लोगों के भी नेता बने, इतनी उनमें काबिलियत है, इतना उन्होंने देश के लिए महान कार्य किया है। अखिलेश यादव जी ने ये बात को जरूर समझना चाहिए और इस खत को भी पढ़ना चाहिए। फिर लोहिया के कुछ सहयोगी ने सितंबर 1956 में डॉक्टर अंबेडकर से सोशलिस्ट पार्टी और जो लोहिया की पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के बीच संभावित गठबंधन पर चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1956 को लोहिया को खत लिखा
अपने खत का जवाब दिया, लोहिया के खत का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अपनी दिल्ली की अगली यात्रा के दौरान वो लोहिया से मिलना चाहते हैं। इस पत्र में डॉक्टर आंबेडकर ने लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर बल दिया और नई जड़ों वाली एक राजनीतिक पार्टी की वकालत की थी। इसके बाद में 1 अक्टूबर 1956 को लोहिया ने एक अपने सहयोगी को खत लिखा और डॉक्टर आंबेडकर के साथ उनकी प्रास्ताविक बैठक पर इस खत में चर्चा की। इस खत में वो लिखते हैं कि ये बैठक न केवल इसके राजनीतिक परिणामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि इस बात के लिए भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियां भी उनके जैसे महान व्यक्ति को पैदा कर सकती है। डॉक्टर आंबेडकर की महानता को इसमें उन्होंने फिर से स्थापित किया। उन्होंने उसी दिन डॉक्टर आंबेडकर को भी खत लिखा और इस खत में उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर को उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने का भी अनुरोध किया। और 5 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर आंबेडकर ने लोहिया को अपनी प्रास्ताविक बैठक को समय निर्धारित करने के लिए खत लिखा, लेकिन बैठक निर्धारित होने के पहले ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। फिर लोहिया इस वजह से काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने जो मधुलिम में साथी थे उनको एक खत लिखा 1 जुलाई 1957 को। डॉक्टर आंबेडकर की आकस्मिक मृत्यु पर मेरा दुख कुछ हद तक व्यक्तिगत रहा है। ये हमेशा से मेरी महत्वाकांक्षा थी कि हम उन्हें न केवल संगठनात्मक रूप में बल्कि पूरे वैचारिक अर्थों में भी अपनी ओर आकर्षित करें और वो पल निकट आ गया था। लोहिया आगे लिखते हैं, डॉक्टर आंबेडकर भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्ति थे। ये डॉक्टर आंबेडकर और लोहिया के बीच का पत्र व्यवहार था और राम मनोहर लोहिया पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे कि डॉक्टर आंबेडकर इस देश के एक महान नेता है, राष्ट्र निर्माता है और उनके वैचारिक जो उनका आधार है उससे इस देश में जो जातीयता है वो नष्ट हो सकती है और देश में एक अच्छा लोकतांत्रिक भारत स्थापित हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया और उसके बाद में ये बात संभव नहीं हो पाई थी। उसके बाद में 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और पूरे देश में एक सांप्रदायिक लहर चल रही थी जिसे राम लहर भी कहते हैं और बीजेपी ने उस वक्त जो आर्यवर्त कहते हैं यूपी को, उत्तर प्रदेश को, उस उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने की ठानी थी। इससे पहले बीजेपी को यूपी में कोई खास जनाधार नहीं मिला था, लेकिन एक वही ऐसा वक्त था कि जब बीजेपी के जनाधार में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यूपी में हुई थी। माधव साहब कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की थी और 1992 तक बीएसपी यूपी में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। बीएसपी के सांसद और विधायक भी यूपी से चुनकर आने लगे थे। ऐसे में मान्यवर साहब कांशीराम ने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन किया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे उस वक्त और उस वक्त एक जो नारा दिया गया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। इस नारे ने यूपी के नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक परिवेश को बदल दिया था। मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। यूपी जैसे स्टेट में जहां पे बीजेपी ने अपनी ब्राह्मणवादी मानसिकता को स्थापित करने के लिए काफी जोर लगाया था और राम नाम से उन्होंने राम मंदिर का जो आंदोलन चलाया और जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया और देश में एक उन्माद पैदा किया, उस वक्त ये नारा अपनी वैचारिकी का एक आयाम था, एक ऊंचाई थी। उस वक्त सपा ने 264 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बसपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा। सपा को 109 और बीएसपी को 67 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 177 सीटों पर सिमट गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुजन समाज के लोग थे उनमें काफ़ी जागृति उस वक्त आ गई थी कि बीजेपी जो ये काम कर रही है, राम मंदिर के माध्यम से जो उन्माद फैला रही है, जो जातीयता का विष तनाव निर्माण कर रही है, इसे हमें साथ नहीं देना है। जबकि हमारे बहुजन जो नेता है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कांशीराम साहब हो, उन्हें हमें साथ देना है। और इसी का परिणाम ये हुआ कि उस वक्त इतनी ध्रुवीकरण होने के बावजूद, इतना धार्मिक उन्माद होने के बावजूद सपा बसपा का गठबंधन, ऐतिहासिक गठबंधन सत्ता में स्थापित हुआ। ये अलग कारण थे कि वैचारिक आधार दोनों के अलग अलग थे, वैचारिक दूरियां काफ़ी थी, इसलिए गठबंधन टिक नहीं पाया। लेकिन उस वक्त का जो गठबंधन था एक अपने वैचारिक आधार का गठबंधन था, जिसने इस धार्मिक उन्माद की राजनीति को, जिसने इस ब्राह्मणवाद की राजनीति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, पूरी तरह से नकार दिया था। ये जो वैचारिक आधार था, जिस वैचारिक आधार को हम समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उस तरह से नहीं अपनाया। मुलायम सिंह यादव इस वैचारिक आधार पर नहीं चले, वो अपनी सत्ता के राजनीति पर ही चले।
2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में फिर से सपा और बसपा को इकट्ठा आने के लिए मजबूर किया, दोनों में गठबंधन हुआ। लेकिन इस गठबंधन का वैचारिक आधार उस वक्त नहीं था, क्योंकि गठबंधन विचारों के होने चाहिए। गठबंधन केवल राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि सपा का जो बेस है, वो जो ओबीसी बेस है या फिर मुस्लिम बेस है, इनमें विचारिक मंथन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ और मायावती ने गठबंधन एक तरफा ब्रेक करने के बाद में बसपा के कई नेता सपा में शामिल हुए और सपा को भी ऐसा लगा कि अभी हमें जो दूरियां बनी है, जो विशेषता अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो दूरियां बनी है, इस दूरियों को मिटाने के लिए फिर अखिलेश यादव ने काम भी शुरू किया। कई बसपा के नेता उनमें शामिल भी हुए। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट से मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की वैचारिक जो अपरिपक्वता है वो तो नज़र आती ही आती है, लेकिन उनके जो शायद सिपा सालार है, जो उनके जो उन्हें इस तरह की सुझाव देते हैं, उनका भी वैचारिक आधार किस लेवल का है ये भी समझ में आता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी वर्ग के लिए आर्टिकल 340 बना के रखा। उन्होंने ये कहा था कि इस माध्यम से ओबीसी की जनगणना हो और ओबीसी की कितनी जातियां जो है, उन जातियों को भी आरक्षण मिले, जो भी जातियां ओबीसी की है, जो पिछड़ी हुई है, और उन्हें भी सभी लाभ मिले जो एससी एसटी के वर्ग को मिलते हैं, क्योंकि ओबीसी भी सबसे पिछड़ा वर्ग है, वो भी अभी इस देश के मेनस्ट्रीम में शामिल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे अनेक महान कार्य हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो, चाहे भारत की जल नीति बनाना हो, चाहे भारत की औद्योगिक नीति बनाना हो, चाहे भारत की विद्युत नीति बनाना हो, ये सब काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किए। इसके अलावा जो इस देश के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कामगार हैं, उन कामगारों को इससे पहले 14-14, 15-15 घंटे काम करने होते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून बनाकर 8 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्हें संडे की छुट्टी उनके लिए कंपलसरी की, अलग अलग तरह की सुविधाएं दी, पीएफ का स्कीम बनाई, एसआईसी बनाई। काफ़ी ऐसे काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कामगारों के लिए किए। कामगार संगठनाएँ बनाई। उसके बाद में महंगाई भत्ते से लेके तो उन्हें हड़ताल करने का अधिकार दिया, उनको आरोग्य बीमा दिया, कामगार कल्याण निधि, लेबर वेलफेयर पेंट की स्थापना की, प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। इसके बाद में जो महिलाएं होती हैं, जो विशिष्ट जॉब करती है, उनके लिए प्रसूति रजा, जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में फुल लीव देने का अधिकार उन्हें दिया। कई उनके काम हैं जिसके बारे में शायद अखिलेश यादव जानते नहीं होंगे। और ऐसे एक महान व्यक्ति को, जो देश का राष्ट्र निर्माता है, आज कनाडा में रानी सेकंड जो एलिजाबेथ रानी है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती को वर्ल्ड इक्वलिटी डे मनाने की घोषणा की है। अमेरिका के संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के अभिनंदन का प्रस्ताव आने वाला है। ऐसे कई देश और दुनिया में अलग अलग जो विश्वविद्यालय है, उनमें वहाँ उनके विचारों की स्थापना, उनके विचारों के आधार पर वहाँ पे चेयर्स बन रही हैं। वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर थॉट्स के डिपार्टमेंट बन रहे हैं। अलग अलग देशों में उनके स्टैचू बनाए गए हैं, स्टैचू स्थापित किए गए विशिष्ट विश्वविद्यालयों में। हंगेरी में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से स्कूल बनी है, वहाँ पे हंगेरी में डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू बने हैं। ऐसे कई तमाम देशों में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपनाया जा रहा है और ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े चैंपियन डॉक्टर अम्बेडकर थे। तमाम ऐसे उनके बारे में बताने के लिए बातें हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से संकीर्ण मानसिकता से इस ट्वीट किया है, इस ट्वीट को उन्हें तुरंत डिलीट करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम्स को पढ़ना चाहिए। तब जाके डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उनकी जो समझ है, वो शायद उनकी जो अभी की जो समझ है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा और वो समझ सकेंगे डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान देशभक्त, महान राष्ट्र निर्माता इस देश में नहीं था।